स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी गद्यखंड चैप्टर नंबर 4। ठीक, जितने भी चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव होंगे उस सब ऑब्जेक्टिव को मैं अभी देखने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का क्या है, प्रश्न उसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है चैप्टर का? अर्धनारीश्वर। ठीक, लेखक हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी। राष्ट्रकवि दिनकर जी निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी राष्ट्रकवि को कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना, पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बी, पद्म भूषण। देखिए, दिनकर जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक ना, हम करेंगे चर्चा इनके बारे में। थोड़ा पहले इनके कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे विस्तार से इस चैप्टरों को। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? जो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है इसको लिखने वाले कौन है, या अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है, या रचयिता कौन है, या लेखक कौन है? ठीक ना, तो इसका राइट जवाब होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने अर्धनारीश्वर की रचना की। नेक्स्ट प्रश्न की हम अगर बात कर लें तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न है, ठीक ना, कि थोड़ा हल्का जूम कर लेते हैं, क्या थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन है। उसने कहा था, जूठन, त्रिच, अर्धनारीश्वर। ठीक ना, तो अभी हमने पढ़ा है कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 4 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। चलिए प्रश्न है 4 नंबर, सुनिए। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? देखिए, बिहार यानी सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था दिनकर जी का, यानी इसका राइट जवाब होगा बेगूसराय जिला, क्योंकि हमको जिला पूछा है तो बेगूसराय। अगर गांव पूछे तो याद रखना है सिमरिया। क्या ये सिमरिया जो है ये एक जगह पड़ता है, ठीक ना, ये प्रसिद्ध भी है, ठीक ना, क्योंकि गंगा के किनारे है। ठीक, तो ये दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर और आसान प्रश्न है। देखिए सबसे पहले प्रश्न के बारे में थोड़ा जान लीजिए, पढ़ लीजिए। अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय किया गया है? ठीक ना, तो देखिए इसमें किस चीज़ का समन्वय किया गया है, यानी मतलब नारी और पुरुष दोनों के जो अर्धनारीश्वर, नारी और पुरुष दोनों के जो गुण हैं, ठीक ना, उसका यहाँ थोड़ा हल्का टाइपिंग मिस्टेक, वही मैं समझ नहीं पा रहा था, ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या हो जाएगा? गुण, किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय है इसमें, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है समझिए। प्रश्न 6 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? याद रखना कि प्रणभंग जो है इनकी पहली काव्य पुस्तक है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है? प्रणभंग। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में कहता है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ठीक ना, तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखना कि पहला पत्रिका इनका था, इनकी मतलब किस कवि, एक मिनट, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये छात्र सहोदर, ये पत्रिका का नाम है छात्र सहोदर, इसमें उनकी पहली कविता का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दिनकर जी की पहली कविता, जी हाँ, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? आपको 4 ऑप्शन है, 1920 में, 1925 में, 1930 में और 1935 में। ये 4 ऑप्शन से बताना है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो इनकी 1925 में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिनकर जी के बारे में है कि दिनकर जी, एक मिनट, चलिए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि दिनकर जी के अनुसार बताना है कि पति विचार है तो पत्नी क्या है, ठीक ना। पत्नी भावना है। जब पति विचार है, ठीक ना, तो पत्नी क्या है? भावना है। ये दिनकर जी के अनुसार, इनके कविता, इनके गद्य के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10,
क्या कहता है उसको समझेंगे 10 नंबर प्रश्न को। प्रश्न 10 है, कहता है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। महात्मा बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। संन्यास लेने का अधिकार दिया, भिक्षुणी का होने का अधिकार, पति की हत्या का अधिकार, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। जी हाँ, किस तरह का अधिकार? भिक्षुणी होने का अधिकार इनको प्रदान किया गया था बुद्ध और महावीर के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। पुरुष जब नारी के गुण, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मैं बार बार बता रहा हूँ कि टाइपिंग में थोड़ा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलिए ये हो गया, 1 मिनट और हल्का, चलिए इसको थोड़ा हम, चलिए गुण हो गया, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नारी पुरुष का गुण लेती है तब वह राक्षस हो जाती है। बात को समझिएगा, थोड़ा हल्का जूम आउट कर लेते हैं। चलिए एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, समझिएगा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, ठीक है ना, गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कोई पुरुष अगर जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण ले लेती है तब वह राक्षस बन जाती है। किसका कथन है, कौन बोला था, ठीक ना? तो ये मुंशी प्रेमचंद, नाम आप सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये कहा गया था, उनका ही कथन है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर है, कहता कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। जो अर्धनारीश्वर है उसका संबंध किस विद्या से है, ठीक ना? तो ये एकाकी की, अर्धनारीश्वर क्या है, ये एक एकाकी है, ठीक ना, एकाकी विद्या है, इसका याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन की अंतिम क्षणों में नारीत्व की साधना की थी। तो गांधी जी का नाम आपको याद होगा, गांधी जी ने जीवन की अंतिम क्षणों में नारीत्व की साधना की थी। तो राइट जवाब होगा ए, गांधी जी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर, जी हाँ, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है। जो अर्धनारीश्वर है वो शंकर जी और पार्वती जी, इस दोनों के रूप है। तो किस तरह का रूप है, ठीक ना? तो ये एक प्रकार कल्पित रूप है, कहीं कल्पना की गई रूप है, ठीक ना, कल्पित रूप है दोनों का। किसका? शंकर और पार्वती का। आप कभी कभी कोई पिक्चर में भी देखे होंगे ये चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण ले सीखती है तब वह क्या हो जाती है, ठीक ना? तो ये राक्षसी हो जाती है। कोई प्रेमचंद के अनुसार ही है, ठीक ना, इन्होंने ही बताया है कि नारी जब पुरुष का गुण सीख लेती है उसके अंदर राक्षसी गुण आ जाता है, ठीक ना? तो राइट जवाब होगा सी। चलिए प्रश्न देखते हैं। 16 कहता है निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में बताना है कि दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है। उर्वशी भी दिनकर जी की रचना है, रश्मिरथी भी दिनकर जी की रचना है, और कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की रचना है। लेकिन एक है जूठन, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। तो यही इसका राइट जवाब होगा। क्या होगा राइट जवाब? जूठन, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर देखते हैं 17। प्रश्न 17 कहता है निम्न में कौन सी रचना दिनकर जी की है। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये 4 ऑप्शन में बताना है कि दिनकर जी की रचना कौन सी है। पहला है सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, या दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। ये 4 ऑप्शन में कौन सी दिनकर जी की रचना है। तो याद रखेंगे परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये दिनकर जी की रचना है। कौन? परशुराम प्रतीक्षा, ये दिनकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। चलिए प्रश्न 18 क्या कहता है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, ठीक ना, यानी कौन सी कृति, आखिरकार ऐसा कौन सा चैप्टर उन्होंने, ऐसा कौन सा लेख उन्होंने लिखा जिसके कारण इनको ज्ञानपीठ
पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जी उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको दिया गया था, उर्वशी के लिए दिया गया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर अगला प्रश्न है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, कहता है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। जी हाँ, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो ये किनकी कविता है, किनकी है? ये अर्धनारीश्वर यानी दिनकर जी की है। तो समझेंगे, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई, इनके द्वारा जो कुरुक्षेत्र है, नाम से स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है यह है कुरुक्षेत्र, जिसका लेखक हैं दिनकर जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका? शिव का और पार्वती का, राम का और सीता का, राधा और श्री कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। किनका अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पनित रूप है, कल्पना की गई रूप है। ठीक है, तो याद रखेंगे शिव और पार्वती इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती जी का ही कल्पित रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छा लग रहा होगा, और जो भी मैंने प्रश्न लिया है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा प्रश्न सब है। चलिए आइए थोड़ा महाभारत की ओर आपको लेकर चलते हैं। गंधारी थी, गंधारी कौन थी? देखिए गंधारी जो थी वो गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। याद रखेंगे, गंधारी जो थी कौन थी? दुर्योधन की माँ थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझेंगे। प्रश्न कहता है कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र क्या थे? अभी वर्तमान में है नहीं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो थे गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो देखिए ये कहानी रचते थे, कथा रचते थे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? ये कथाकार थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। आइए जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इनके जन्म के बारे में कुछ लॉजिक चीज़ है, समझेंगे। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? देखिए दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, सिमरिया जगह पता होगा। सिमरिया एक जगह है, ठीक ना, जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, ठीक ना। और एक मिनट, बिहार से पहले मैं आपको, एक मिनट, बिहार से पहले आप बेगूसराय जिला जानते होंगे, बेगूसराय, ठीक ना। बिहार के सिमरिया, बिहार, बेगूसराय और बिहार, ये तीन चीज़ें आपको मुख्य रूप से इनके जन्म के बारे में जानना होगा, ठीक ना। क्या? इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक ना। सिमरिया एक पार्टिकुलर गांव का नाम पड़ता है, बेगूसराय जिला का नाम पड़ता है और बिहार राज्य का नाम पड़ता है। राइट जवाब होगा ए, 23 सितंबर 1908 सिमरिया बेगूसराय बिहार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है कि दिनकर किस युग के कवि थे? आपको ये बताना है कि जो दिनकर जी थे वो किस युग के कवि थे। भारतेंदु युग के कवि थे, छायावादी युग के कवि थे, या छायावादोत्तर युग के कवि थे, या नव्या काव्योदोलन युग के कवि थे, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट जवाब जो होगा वो सी होगा, यानी छायावादोत्तर युग के कवि थे। कौन? दिनकर जी, जिनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 25 की तरफ। 25 की तरफ बढ़ते हैं, आसान प्रश्न है। देखिए कहता कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी संस्कृत के 4 अध्याय जो लिखने वाले कवि थे वो कवि का आपको नाम बताना है। क्या उनका नाम था गुलाब दास, क्या उनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या उनका नाम था आचार्य सीताराम द्विवेदी, या रामधारी सिंह दिनकर? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक पूछेगा आपको, तो आपको नाम बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो क्या थे? लेखक थे। किसके किसके लेखक थे? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट जवाब होगा डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 26, और ये आज का सबसे लास्ट प्रश्न होगा जी। सबसे लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अंत भला तो सब भला कौन सी कृति रामधारी सिंह की लिखी है? ठीक ना,
ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सी कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो पहला है शुद्ध कविता की खोज, पूर्ण व स्मृति की रेखा और कविता के नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की खोज जो है ये राइट जवाब होगा इसका, ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, ठीक है ना, लिखी हुई है। तो इसका राइट जवाब होगा ए, शुद्ध कविता की खोज। चलिए आशा उम्मीद करते हैं कि आपको 26 जो कि VBA ऑब्जेक्टिव थे आपको समझ में आया होगा, याद कर लिए होंगे आप पूरे, ठीक ना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ठीक ना, थोड़ा सुन लीजिए। थोड़ा एक दो बात रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना, कि सबसे पहले देख लीजिए कि आपको पता होगा कि इनका जन्म 1900 इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था, ये पता होगा आपको। ये इनका जन्म के बारे में था, इनका जन्म 1908 में हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु नहीं दी हुई है। इनकी मृत्यु जो है ये आपको बिहार में नहीं हुआ था, बल्कि 24 अप्रैल, याद रखेंगे 24 अप्रैल 1974। कब? 1974, याद रखेंगे डेट, 24 अप्रैल 1974 के डेट याद रखेंगे, इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? याद रखेंगे तमिलनाडु में। क्या कहाँ हुई थी? तमिलनाडु, ठीक ना, तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक ना। तो ये बेसिक बात था इनके बारे में। शुरू से ही ये कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था, बेगूसराय में इनका कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये गंगा नदी पार करके, इनके बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी के बगल में इनका घर था, ठीक ना। गंगा नदी को पार करके ये जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक ना। तो ये मोटा मोटा जानकारी था इनके बारे में। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।